अस्सलाम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चे लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में जो है गॉस मार्कव थ्योरम देखा था, उसको प्रूव किया था हमने बीटा के लिए भी और अल्फ़ा के लिए जो है वो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी थी। आई होप सो कि वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। एक्चुअली हमारा पीछे से अगर हम कनेक्ट करें लेक्चर्स के साथ तो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं ML और OLS एस्टिमेटर्स की, और उसमें हमने देखा कि अनबाइज्ड एस्टिमेटर, अनबाइज्डनेस उसकी प्रॉपर्टी देखी, लिनियरिटी की प्रॉपर्टी देखी, फिर हमने उसको बेस्ट प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ मिनिमम वेरिएंस जो गॉस मार्कव थ्योरम के थ्रू हमने प्रूव किया। इसी तरह हमारे पास बेटा एक और प्रॉपर्टी है कि डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो एस्टिमेटर्स हैं किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जब आपको पता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हम करते हैं, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि ये जो एस्टिमेटर है किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। जैसे अगर आप मीन की टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इसको आपने टी डिस्ट्रीब्यूशन से टेस्ट करना है, टी टेस्ट से करना है, जेड टेस्ट से करना है, वो तभी आप कर सकते हैं जब आपको पता हो कि ये किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो हम देखते हैं कि ये जो बीटा है अल्फा हेट हमने एस्टिमेटर्स पढ़े हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो स्टार्ट लेते हैं बेटा हम। हमारे पास बीटा हेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, बीटा हेट इक्वल्स टू समेशन XY ओवर समेशन X स्क्वायर। अगर आपको बताया हुआ है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन स्मॉल XY को एक स्मॉल और एक कैपिटल में आप इसको लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा जी, समेशन X कैपिटल Y ओवर समेशन X स्क्वायर। और बार बार आपको इसका रीज़न बताया है कि हम इसको फ़ौरन से क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि स्मॉल y की हमारे पास मॉडल की फॉर्म में वैल्यू नहीं है, लेकिन कैपिटल Y हमारे पास मॉडल की फॉर्म में अवेलेबल है। दैट्स वाई हम इसको चेंज कर देते हैं ताकि हम इसको रिप्लेस कर सकें इसके मॉडल से। तो हमारे पास समेशन ये y किसकी इक्वल है, y इक्वल है अल्फा प्लस बीटा x प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि बेसिक हमारा जो ऑब्जेक्टिव है हमने डिस्ट्रीब्यूशन पे पहुंचना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन पे हम कैसे पहुंचेंगे इसको अभी आप देखें कि हमने पहले इसको y में कन्वर्ट किया, y में कन्वर्ट करने के बाद इसका मॉडल लिखा, और अब हम देखना चाहते हैं क्या हमें अल्फा एक एस्टिमेट पैरामीटर है, बीटा एक पैरामीटर है, x फिक्स्ड वेरिएबल है। तो ये एरर जो है हमें इससे हमें पता चल सकता है कि अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का पता चल जाए तो हमें y की डिस्ट्रीब्यूशन का पता चल जाएगा, और अगर हमें y की डिस्ट्रीब्यूशन का पता चल जाए तो अल्टीमेटली बीटा हेट की डिस्ट्रीब्यूशन का हमें पता चल जाएगा। ठीक हो गया। तो हमने यहाँ लिखा क्योंकि हमने ये एज्यूम किया हुआ है, आपको अगर वो एजम्पशंस याद हो कि एरर जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है विद जीरो मीन एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो एरर की हमें ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन पता है, तो दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट सो बीटा हेट आल्सो फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे कहा, अगर आप इसको देखें कि बीटा इज लीनियर फंक्शन ऑफ y वैल्यूज, ये y वैल्यूज लिखा हुआ है कि बीटा लीनियर फंक्शन है y वैल्यूज का और y लीनियर फंक्शन है एरर का। यहाँ पे कुछ शायद मिसिंग आपको सही नजर ना आ रहा हो, यहाँ एप्सिलॉन लिखा हुआ है, ऊपर है बीटा इज लीनियर फंक्शन ऑफ y वैल्यूज एंड y इज लीनियर फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन। और हमें पता है कि एरर फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सो बीटा ऑल्सो फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बट याद रखिएगा कि जब भी आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं उसका अपना मीन और उसकी अपना वेरिएंस होता है। तो एरर का मीन 0 है और इसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, जबकि बीटा फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद इट्स ओन मीन एंड ओन वेरिएंस। तो हम इसका मीन एंड वेरिएंस फाइंड कर चुके हैं। तो हमारे पास इसका जो मीन और वेरिएंस है वो क्या है, विद मीन बीटा हेट आपने फाइंड किया हुआ, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आपने अनबाइज्डनेस में प्रूव की थी कि वो बीटा की इक्वल है, और वेरिएंस आपने इसका फाइंड किया था सिग्मा स्क्वायर ओवर समेशन x स्क्वायर। तो ये बीटा आपका फॉलो करता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद मीन बीटा एंड वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्क्वायर ओवर समेशन x स्क्वायर, सच दैट कि अगर अब हमें पता चल गया कि ये इसका मीन क्या है, वेरिएंस क्या है, किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, तो अगर मैं इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक बनाऊं तो वो कैसे लिखा जाएगा, सच दैट z इक्वल्स टू, आपको पता है टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है उसका, आई होप सो कि ये बेसिक आपने पढ़ा होगा कि टेस्ट स्टैटिस्टिक हमेशा लिखते कैसे हैं। जनरली अगर मैं बताऊं तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लिखते हैं एस्टिमेटर माइनस पैरामीटर और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटर। तो ये देखें, ये एस्टिमेटर है, बीटा हेट एस्टिमेटर माइनस पैरामीटर ओवर स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एस्टिमेटर, जो एस्टिमेटर का स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैसे लेंगे, अगर आप वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लें। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, कभी भी कोई टेस्ट स्टैटिस्टिक आपने डिफाइन करना हो, जो z हो t हो, कोई भी आपने डिफाइन करना हो, तो आप कैसे लिखते हैं, आप टेस्ट स्टैटिस्टिक इक्वल्स टू एस्टिमेटर माइनस पैरामीटर ओवर स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटर, जो भी यहाँ पे एस्टिमेटर है उसका स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये क्या आएगा, सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट समेशन x स्क्वायर। तो एस्टिमेटर बीटा हेट है, इसका पैरामीटर बीटा है और इसका हमने स्टैंडर्ड एरर ले दिया है, इज ए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। और अगर आपको पता है कि इस फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो ये z जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल आपके पास होता है। दिस स्टैटिस्टिक इज यूज्ड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। अब ये जो आप टेस्ट स्टैटिस्टिक डेवलप किया है, इससे आप हाइपोथेसिस टेस्ट कर
सकते हैं बीटा के बारे में। बीटा के लिए आप जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं व्हेन सिग्मा इज नोन। अगर आपने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ी है तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि आपके पास 2 या 3 तरह की सिचुएशंस होती हैं कि कब आपने जी टेस्ट अप्लाई करना है और कब आपने टी टेस्ट अप्लाई करना है। आपको पता है अगर तो सिग्मा नोन हो और साइज चाहे स्मॉल हो या लार्ज हो तो आप हमेशा जेड टेस्ट ही यूज़ करते हैं, और अगर सिग्मा अननोन हो तो लार्ज अगर आपके पास साइज हो तो फिर भी आप जी टेस्ट यूज़ करते हैं, और अगर सिग्मा अननोन हो और आपके पास साइज एन जो है सैंपल साइज वो लेस देन 30 हो, फिर उस सिचुएशन में आप टी टेस्ट यूज करते हैं। मीन्स इफ यू पीपल हैव 4 सिचुएशंस तो आउट ऑफ 4 वी विल यूज जी टेस्ट फॉर 3 सिचुएशन एंड फॉर ओनली वन सिचुएशन वी विल यूज टी टेस्ट। तो हम देख लेते हैं कि सच दैट कि ये जो बीटा हेड माइनस बीटा ओवर सिग्मा हेड ओवर समेशन एक्स का सिग्मा हेड, इसलिए क्योंकि हम इसको यूजुअली एस्टिमेट ही कर रहे होते हैं, हमारे पास गिवन नहीं होता। तो अब हमने देखना है कि ये जेड को फॉलो करेगा या टी को फॉलो करेगा। उसके ऊपर हमने ये कंडीशन लगा दी है कि विल फॉलोज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जेड इफ एन जो है वो ग्रेटर देन 30 है। अगर एन ग्रेटर देन 30 है, ईदर केस सिग्मा नॉन है या अननोन है, फिर भी आप हमेशा जेड ही यूज करेंगे। और एक सिचुएशन सिर्फ जिसमें सिग्मा अननोन है और एन लेस देन या इक्वल टू 30 है, तो फिर आप क्या यूज करेंगे, टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। n-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्यों है, n-1 क्यों नहीं है? n-2 इसलिए जितने पैरामीटर्स को आप एस्टिमेट कर रहे होते हैं उतना ही डिग्री ऑफ फ्रीडम से आपने लेस करना होता है। तो यहाँ पे आपके पास मॉडल में क्योंकि 2 एस्टिमेटर्स हैं अल्फा और बीटा, आप उसको एस्टिमेट कर रहे होते हैं, दैट्स वाई डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा n-2 होगी। अच्छा जी, द अबव स्टैटिस्टिक कैन बी यूज्ड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस एंड टू कंस्ट्रक्ट द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बीटा। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन साथ में आपको दी हुई है। एक्चुअली आपको पता है ये चीजें भी अगर आपने पढ़ी हों तो बेसिकली अगर हम डिफाइन करें तो टी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनती है। टी डिस्ट्रीब्यूशन है रेशो है किसका, स्टैंडर्डाइज वेरिएबल स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट डिवाइडेड बाय, अगर आप काई स्क्वायर ओवर डिग्री ऑफ फ्रीडम का स्क्वायर रूट से इसको डिवाइड करें तो ये बाय डेफिनेशन जब आप इस तरह से लिखते हैं तब जाके टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बनती है। तो अभी जब मैं आगे आपको अल्फा का कराऊंगी तो मैं उसमें आपको दिखाऊंगी कि किस तरह इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें तो आपके पास ये एस्टिमेटर बन जाता है। नेक्स्ट अभी अल्फा के लिए कराऊंगी तो आप इसके लिए भी ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं। सिर्फ 2-3 स्टेप्स हैं जस्ट जिसे आप सॉर्ट ऑफ क्रॉलरीज कहते हैं कि इसी में से डिड्यूस किया है कि इसको बाय डेफिनेशन जब आप रिजल्ट में पुट करते हैं तो ये इस फॉर्म में टी में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। अभी अल्फा के लिए करवाऊंगी तो आप बीटा के लिए भी खुद से ट्राई इसको कर सकते हैं। असल में यहाँ पे आपका हाइपोथेसिस आप जनरेट कर चुके हैं, सॉरी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आप जनरेट कर चुके हैं और आपने बता दिया इससे हाइपोथेसिस भी टेस्ट हो सकती है और कॉन्फिडेंस इंटरवल भी टेस्ट हो सकते हैं। हमने सिचुएशंस भी बता दी हैं। ये जस्ट हमने क्रॉलरी डिड्यूस की है कि ये इस तरह से बन कैसे जाता है, क्योंकि बाय डेफिनेशन ये इसकी इक्वल है तो इसमें वैल्यूज पुट करें तो ये हमारे पास ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स डेवलप होता है। अब इसी तरह बेटा अगर हम देखें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्फा हेड क्या है, सिमिलरली जैसे अभी उसमें हमने किया तो अल्फा हेड किसकी इक्वल है, हमने इसको स्टार्ट ये लिया। ये आपको फॉर्म याद होगी जब हम इसका मीन और वेरिएंस प्रूव कर रहे थे तो ये हमने इसकी एक फॉर्म बनाई थी, तो वो फॉर्म हमने बनाई और आपको पता है कि y जो है वो अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एप्सिलॉन की इक्वल है। सिमिलर वही स्टेप्स वही पैटर्न जो आपने बीटा के लिए किया है और हमें पता है कि एप्सिलॉन्स फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद जीरो मीन एट सिग्मा स्क्वायर। सो अल्फा हेड जो है वो ऑल्सो फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको पता है क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन जब फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को तो अल्टीमेटली वाई फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, और अगर वाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है तो अल्फा हेड किसको फॉलो करेगा, अल्फा हेड भी जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। अल्फा हेड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विद मीन अल्फा और वेरिएंस आप इसका ये फाइंड कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपने फाइंड की हुई है जस्ट एक जगह पे, जैसे आप कह सकते हैं कि हमने ये इन्फॉर्मेशन गैदर करके हमने बताया है कि अल्फा के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें कैसे पता चला, क्योंकि एप्सिलॉन नॉर्मल को फॉलो कर रहा है सो दैट वाई इज ऑल्सो फॉलोइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अल्टीमेटली क्योंकि अल्फा जो है वो लीनियर फंक्शन है इसके वाई वैल्यूज का, तो अल्टीमेटली अल्फा हेड ऑल्सो फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन अल्फा एंड वेरिएंस दिस। ठीक हो गया। इसी तरह उसका हम टेस्ट स्टैटिस्टिक डेवलप करते हैं। अभी जैसे आपको बताया था टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लिखने के लिए क्या करना होता है, एस्टिमेटर माइनस पैरामीटर ओवर उसका स्टैंडर्ड एरर। तो हमने लिखा z इक्वल्स टू अल्फा हेड माइनस अल्फा और ये जो स्टैंडर्ड एरर मीन स्क्वायर रूट आप ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा। तो ये आप यूज कर सकते हैं किसके लिए, आप दिस स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट अल्फा एंड टू कंस्ट्रक्ट द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर अल्फा व्हेन सिग्मा इज नॉन।
और अगर सिग्मा अननोन होगा तो फिर आप उसको रिप्लेस कर देंगे उसके एस्टिमेटर से, और इसका एस्टिमेटर किसकी इक्वल होता है, सिग्मा हेड स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन ई स्क्वायर ओवर n-2। ये आपने ML एस्टिमेटर जो है वो इसका फाइंड किया हुआ है, तो आपने बता दिया कि अगर हमारे पास सिग्मा अननोन हो तो हम इसको इसके एस्टिमेटर से जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। और फिर सिमिलरली कि ये जो आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है ये क्या इधर इट विल फॉलो जी डिस्ट्रीब्यूशन और टी डिस्ट्रीब्यूशन, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि आपके पास n जो है अगर ग्रेटर देन 30 है देन यू विल यूज़ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जेड टेस्ट आप यूज़ करेंगे, एंड इफ़ योर n इज़ लेस देन और इक्वल टू 30 देन यू पीपल विल फॉलो द टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n-2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये ध्यान से यहाँ पे लेस का साइन लग रहा है, ये लेस नहीं है, n-2 है, ठीक है जी, विद n-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। अबव सिमिलरली वो अभी जो हमने बीटा के लिए लिखा उसी पैटर्न पे हम इसको लेके चल रहे हैं। द अबव स्टैटिस्टिक कैन बी यूज्ड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस एंड टू कंस्ट्रक्ट द कॉन्फिडेंस इंटरवल। और हमने लिखा टी इक्वल्स टू अल्फा हैट माइनस अल्फा, ये टी स्टैटिस्टिक्स लिखा। और बाय डेफिनेशन हमने लिखा कि ये बाय डेफिनेशन टी की किसकी इक्वल होता है, जेड ओवर स्क्वायर रूट का स्क्वायर ओवर डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी मैंने आपको बताया यही स्टेप्स बीटा में भी लिखे हुए थे, बट उसको हमने फर्दर बताया नहीं था कि ये कैसे, अगर बाय डेफिनेशन ऐसे लिखा हो तो ये इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने बताया है ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है। हमें पता है कि सिग्मा ई स्क्वायर फॉलो करता है सिग्मा का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मुझे थोड़ा सा याद नहीं कि क्या ये चीज़ मैंने पहले आपको बताई है या नहीं तो आगे नेक्स्ट भी ये बार बार ये चीज़ें डिस्कस होंगी कि कैसे जो समेशन ई स्क्वायर है, एरर स्क्वायर है, वो फॉलो करता है सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को विद n-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अगर ये पहले नहीं बताई हुई तो ये आगे चल के आएगी तो उसमें ये चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। अभी इसके एक्चुअली मैं ये वाला स्टेप पहले आपको बताना चाह रही हूँ कि ये कैसे ये फॉर्म में आया है। तो अभी आप इसको अगर पहले नहीं भी इसको मैंने पढ़ाया हुआ है तो इसको एज इट इज़ देखें कि जो सिग्मा ई स्क्वायर है वो फॉलो करता है, मतलब सम ऑफ स्क्वायर जो रेजिडुअल्स हैं वो फॉलो करते हैं सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को। तो अब मैंने क्या किया कि मुझे ये फॉर्म इसकी बनानी है, और मुझे एक्चुअली जेड की वैल्यू तो मेरे पास है, ठीक है, जेड को हमने ऊपर डिफाइन किया है। जेड हमारे पास क्या है जी, जेड को हमने ये डिफाइन किया है कि जेड हमारे पास ये है। तो अगर मुझे काई स्क्वायर और ओवर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यूज़ पता चल जाए तो मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो मेरे पास ये टी जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि अल्टीमेटली ये आनी चाहिए। तो कैसे बनाऊँगी मैं, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दिया। इधर और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, n-2, इधर मैंने n-2 लिखा है, इधर मैंने और इस साइड पे मैंने n-2 लिखने की बजाय डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख दिया। अगर आप चाहें तो दोनों तरफ n-2 लिखें और बाद में अगले स्टेप में इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख दें। आई होप ये स्टेप क्लियर होगा। आसान सा स्टेप है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को यहाँ पहले या फिर इस तरह करें, दोनों तरफ लिख दें कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे भी d.f लिख दें, यहाँ पे d.f, बाद में डिग्री ऑफ फ्रीडम की यहाँ पे एक साइड पे मैंने वैल्यू लगा दी है। समेशन ई स्क्वायर ओवर n-2, तो ये तो आपको पता है ये किसकी वैल्यू है, ये तो आपके पास वैल्यू है समेशन हैट सिग्मा हैट स्क्वायर की, ये आपके पास एस्टिमेटर की वैल्यू है। और यहाँ पे एक स्टेप और भी किया है कि सिग्मा स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके ये डिवाइड हो गया है। तो ये पूरी टर्म क्या बन गई, सिग्मा हैट स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू काई स्क्वायर ओवर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आप ज़रा इसमें वैल्यू पुट करें। जेड की वैल्यू हमारे पास क्या थी, अल्फा हेड माइनस अल्फा ओवर स्क्वायर रूट 1 ओवर n प्लस एक्स बार स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा थी। और ये वैल्यूज़ काई स्क्वायर ओवर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आपने स्क्वायर रूट के साथ थी, तो आपने यहाँ जब स्क्वायर रूट लिया तो ये क्या आ गया, सिग्मा हैट ओवर सिग्मा स्क्वायर। और इसको क्योंकि डिवीजन में ये था, जब मैंने मल्टीप्लिकेशन में किया इसको कन्वर्ट तो सिग्मा ऊपर आ जाएगा और सिग्मा हैट नीचे आ जाएगा। ये सिग्मा सिग्मा से कैंसिल हो गया, तो आपके पास टी की वैल्यू क्या बनेगी, टी की वैल्यू अल्फा हैट माइनस अल्फा ओवर 1 ओवर n प्लस एक्स बार स्क्वायर ओवर सिग्मा एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट और साथ में सिग्मा हैट। आप देखें तो आपके पास ये वैल्यू बन गई है। फिर वही चीज़ कि आप कहें कि ये बीच में से स्टेप्स कहाँ से आ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली अगर आपने बतानी है तो कुछ भी स्टेप्स नहीं है, सिर्फ 2-3 स्टेप्स हैं कि ये जब आपने ये किया, वाई जो है वो उसका मॉडल लिखा, बताया एरर नॉर्मल को फॉलो कर रहा है, तो वाई भी नॉर्मल को फॉलो करेगा और अल्टीमेटली अल्फा भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा विद इट्स मीन अल्फा एंड वेरिएंस दिस। फिर हमने जेड स्टैटिस्टिक्स डेवलप किया, फिर हमने बताया कि यही स्टैटिस्टिक्स जो है वो हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं और कॉन्फिडेंस इंटरवल बिल्ड करने के लिए भी यूज़ करते हैं। फिर हमने सिचुएशंस बता दी, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें जेड टेस्ट यूज़ होगा और कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें टी टेस्ट यूज़ होगा। ये जो नीचे के स्टेप्स हैं ये समझे जस्ट एंड जस्ट क्रॉलरी है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये वाला रिजल्ट हमारे पास टी स्टैटिस्टिक्स किस तरह से हमने डेवलप किया, तो वो कैसे डेवलप होएगा कि हमने बाय डेफिनेशन टी स्टैटिस्टिक्स किसकी इक्वल होता है, टी टेस्ट किसकी इक्वल होता है, जेड ओवर
स्क्वायर रूट का स्क्वायर ओवर डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हमने z की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी थी, इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड की और हमने इसमें पुट करके बता दिया कि टी स्टैटिस्टिक्स इसकी इक्वल कैसे आया है। आई होप सो ये क्लियर होगा आपके पास। सिंपल हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्फा और बीटा देखा, और आप ये बार बार आप इस चीज़ पे मैं जो फोकस करती हूँ कि इकोनोमेट्रिक्स में चीज़ें इतनी कनेक्टेड हैं कि अगर आप चीज़ें मिस करेंगे तो जब नेक्स्ट आप पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ नहीं आएंगी। जैसे अभी आप देख लें कि मैं जब हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशंस जब हम इसकी निकाल रहे हैं तो मैंने सबसे पहले स्टेप जो लिखा है वो मैंने अल्फ़ा हेड की डायरेक्ट वैल्यू ये लिख दी है। अगर आपने लास्ट लेक्चर्स प्रिपेयर नहीं किए होंगे तो यू पीपल विल अनएबल टू नो दैट कि ये आपके पास वैल्यू कैसे, अल्फ़ा हेड की वैल्यू कैसे आई है। इसलिए बार बार मैं आपको बेटा रिकमेंड करती हूँ कि जो भी डेली का लेक्चर है उसको हाथ से ज़रूर प्रैक्टिस करें। अदरवाइज़ आज के लेक्चर में देखने में लगता है कि ये जस्ट रैंडम स्टेप्स ही हैं, इनकी प्रैक्टिस करके हम क्या करेंगे। बट इफ़ यू पीपल अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको जो आगे लेक्चर्स में ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील होगी। और फिर रेपिटेशन, दोबारा से वो बात आपको कर रही हूँ कि अगर आप 7 लेक्चर प्रिपेयर करेंगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू पीपल, लेकिन अगर आप उसको पाइल अप करते रहेंगे कि चले भाई आज का लेक्चर तो बड़ा आसान है, हम इसको नेक्स्ट में कर लेंगे या उससे नेक्स्ट में कर लेंगे, तो फिर एक वक्त आएगा कि आपको लगेगा कि इतना ज़्यादा सिलेबस हो चुका है। अगर आप देखें तो ये इस वीक में हमारा कुछ 12 लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो इतना बर्डन आपको लगेगा कि फिर आप शायद वो चीज़ें प्रिपेयर ना कर सकें। तो बेटर वे यही है, मैं अपना एज ए स्टूडेंट का एक्सपीरियंस अगर आपके साथ शेयर करूं तो मुझे अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं जब मैंने टॉप किया कि मैडम आप टॉप किया तो ज़रूर आप बहुत पढ़ती होंगी 24 घंटे सारा कुछ। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि बिल्कुल ये कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर 24/7 ही आप पढ़ें तो आप जो है वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझें और जो डेली का जो भी लेक्चर है एक बार उसको हाथ से प्रैक्टिस ज़रूर करें, चाहे वो कोई थ्योरम है, चाहे वो थ्योरेटिकल पार्ट है या जो भी है। अगर आप उसको हाथ से एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो समझे 40 to 50% आपके माइंड में रिटेन कर जाता है। और जब आपके एग्जाम्स होते हैं, जब आप उसको रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको दोबारा से 90 to 100% तक आपको चीज़ें जो हैं वो रिमाइंड हो जाती हैं और पेपर में आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये एक बहुत आसान सा फार्मूला है अगर आप अपने एग्ज़ाम्स में आउट परफॉर्म करना चाहते हैं और अच्छे ग्रेड्स लेना चाहते हैं, क्योंकि इसमें ना तो आप सिर्फ ग्रेड्स के पीछे भाग रहे होते हैं बल्कि आप अच्छी तरह कॉन्सेप्ट भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं और साथ साथ आपकी प्रिपरेशन भी हो रही होती है। तो ये आई थिंक सो मैं हर लेक्चर में ही आपको ये गाइडलाइन देती हूँ, बट वही स्टूडेंट्स सक्सेसफुल होंगे जो इस गाइडलाइन को सुनने के बाद इस पर अमल भी करते हैं। क्योंकि एक बार याद रखिएगा बेटा, पहले ही आप जो जिस मॉड में हम पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, इसमें हमारा फिजिकल इंटरेक्शन बिल्कुल ज़ीरो है। फिजिकली इंटरेक्शन होता है, हो सकता है कि मैं आपको क्लास में छोटी छोटी एक्टिविटीज़ देती तो वहीं मुझे साथ साथ पता चलता रहता। अब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि कोई ना कोई एक्टिविटी रखूँ ताकि आप लोग इन्वॉल्व हों। अगर तो आप हमें ये चीज़ें पता हैं कि बहुत से स्टूडेंट कहते हैं अच्छा लेक्चर बाद में सुन लेंगे, फलां कर लेंगे। आप देखिए इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं, इसमें डायरेक्टली आपका ही नुकसान है अगर आप इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेंगे। चीज़ें पाइल अप होंगी और आप नहीं कर सकेंगे। तो अगर आप डेली देखें तो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ अगर आप खुद से सॉल्व करते जाएंगे, अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे हाथ से, तो आपको बहुत आसानी फील होगी और एट दी एंड आपको ज़रा भी चीज़ें मुश्किल नहीं होंगी। क्योंकि याद रखिएगा, अगर आपने ये माइंड में रखा हुआ है कि इस दफ़ा भी शायद MCQs टाइप एग्जाम हो जाएंगे तो बड़ी आसानी से आप लोग बच जाएंगे, अभी इस पर हम कमेंट नहीं कर सकते, हमें कोई पॉलिसी का नहीं पता, क्योंकि आपको पता है आए दिन पॉलिसी जो है वो कोरोना की सिचुएशन को देखते हुए चेंज होती रहती है। बट आपको मेंटली दोनों ही मॉड के लिए प्रिपेयर रहना है, चाहे वो आपका ट्रेडिशनल मॉड हो एग्जाम्स का या ऑनलाइन मॉड हो। तो वो इसी सूरत में पॉसिबल है कि आप इसको साथ साथ प्रैक्टिस रखें, ताकि जब भी आपको पता चल जाए कि पेपर किस मॉड में हो रहे हैं, आप उसी टाइम पे उसके लिए रेडी रहें। अक्सर स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही होता है कि मैडम कौन से मॉड में पेपर होते हैं, तो मेरा आंसर होना यही होता है बेटा आपको दोनों मॉड में प्रिपेयर होना चाहिए। अब ये सिचुएशन बताएगी कि जिस सिचुएशन में वक्त हमें इजाज़त देता है कि हम ट्रेडिशनल ले सकेंगे तो ट्रेडिशनली आपको रेडी रहना चाहिए, ऑनलाइन अगर एग्ज़ाम है तो ऑनलाइन आपको रेडी रहना चाहिए। आई होप सो कि ये जो बीटा की डिस्कशन हमने की ये आपको क्लियर है। इसके साथ ही एक छोटा सा टॉपिक है बेटा, पार्टीशन ऑफ टोटल सम ऑफ स्क्वायर इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अगर आप देखें तो सम ऑफ स्क्वायर्स हमारे पास एक टोटल सम ऑफ स्क्वायर होता है जिसे हम कहते हैं कि y इक्वल्स टू, ये जैसे हमने मॉडल लिखा है y इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा x प्लस एप्सिलॉन। x यहाँ पे क्या है, x वो वेरिएबल या वो फैक्टर है जो y के कुछ पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, और एरर या रेजिडुअल क्या है, ये वो है कि वो फैक्टर्स जो हम नहीं ले सके, जो इस मॉडल में आने चाहिए थे, लेकिन या तो टाइम की वजह से या कॉस्ट की वजह से या मैन पावर की वजह से हम वो डाटा कलेक्ट नहीं कर सके, तो वो सारा कुछ कहाँ पे जाएंगे, वो फैक्टर्स
रेसिडुअल्स में चले जाएंगे। ये चीज़ें हम बड़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। जैसे आपको मैंने बताया था कि आपके स्कोर्स हैं वो डिपेंड आपकी स्टडी आवर्स पे भी करते हैं, आपकी स्लीपिंग आवर्स पे भी करते हैं, आपकी डाइट पे भी करते हैं, बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे समझें कि मैंने आपके स्कोर्स को लिया है कि वो जस्ट डिपेंड कर रहे हैं आपके स्टडी आवर्स पे। तो जो बाकी फैक्टर्स में मैं स्टडी नहीं कर सकी वो सारे किस में आ जाएंगे, रेसिडुअल में आ जाएंगे, एरर में आ जाएंगे। तो हमने देखना है कि क्या x जो है वो 100% तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा ना कि y की वेरिएशन को, क्योंकि सिर्फ यही फैक्टर नहीं है जिस पे y डिपेंड कर रहा है, बल्कि बहुत से और भी फैक्टर्स हैं। तो हमने देखना है कि x जो है वो कितने % इसको डिफाइन करता है, और जो अनएक्सप्लेन्ड पार्ट है वो कहाँ पे जाएगा, वो एरर में जाएगा। तो हम यही देखना चाह रहे हैं कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर की पार्टीशन किस तरह से होती है, कि हम कितनी वेरिएशन को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं और कितनी वेरिएशन एक्सप्लेन नहीं हो पा रही। तो इसको अगर हमने टोटल सम ऑफ स्क्वायर को हमने पार्टीशन करना है तो कैसे करेंगे। हमने y इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एप्सिलॉन, इसका मैंने एस्टिमेटेड मॉडल लिख लिया। y हैट इक्वल्स टू अल्फा हैट प्लस बीटा हैट एक्स। अच्छा, बार बार रिपीट करती हूँ मैं ये चीज़ें ताकि आपको याद रहें। या तो आप अल्फा हैट बीटा हैट लिखते हैं, या दूसरा तरीका ये है कि आप y हैट इक्वल्स टू स्मॉल a प्लस स्मॉल b एक्स लिख दें। अगर आप स्मॉल a और b लिखेंगे तो फिर उस पर कैप डालने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ऑब्वियस कि वो ये जो है अगर स्मॉल a b लिखा है तो वो एस्टिमेटर है, और अगर आपने ग्रीक लेटर्स अल्फा बीटा यूज़ करने हैं तो फिर आप उसके ऊपर हैट डालेंगे ताकि हमें पता चले कि आप यहाँ पे एस्टिमेटेड मॉडल की बात हो रही है। अच्छा जी, और आपको पता है अल्फा हेड किसकी इक्वल है, इक्वल्स टू वाई बार माइनस बीटा हेड एक्स बार, और बीटा हेड इक्वल है समेशन एक्स वाई ओवर समेशन एक्स स्क्वायर। और ये भी आपको पता है कि रेसिडुअल्स किसकी इक्वल होते हैं, रेसिडुअल इक्वल होते हैं, एरर इक्वल होता है जी वाई माइनस वाई कैप। मीन्स जितनी उसकी ओरिजिनल वैल्यूज़ थी और जितना आपने एस्टिमेट किया है उन दोनों का डिफरेंस जो है वो रेसिडुअल होता है। अब आपने क्या करना है इसमें, हमने क्योंकि हम पार्टीशन करना चाह रहे हैं तो कुछ चीज़ें हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपने क्या किया, माइनस वाई बार प्लस वाई बार। इसमें ये स्टेप कैसे आया इसके लिए यहाँ पे रेफ़र करें कि हमने क्या किया, वाई बार को ऐड भी किया, वाई बार को प्लस भी किया, और यहाँ पे क्या किया कि मैंने वाई माइनस वाई हेड माइनस वाई बार, और वाई बार को मैंने क्या लिखा, वाई हेड बार। कैसे लिखा, वाई हेड बार चाहे आप लें या वाई बार, ये दोनों इक्वल होते हैं। वाई बार इक्वल्स टू एस्टिमेटेड मॉडल की आप एस्टिमेटेड वैल्यूज़ का मीन लें या ओरिजिनल वैल्यूज़ का मीन लें, ये दोनों मीन्स इक्वल होते हैं। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए आपने एक वाई बार को एज इट इज़ रहने दिया और एक वाई बार को कन्वर्ट कर दिया वाई हेड बार में। और अब आपने क्या करना है, अच्छा माइनस वाले को एज इट इज़ रहने दिया, प्लस वाले को चेंज किया। अब आपने क्या किया, वाई माइनस वाई बार को हमने इकट्ठा कर लिया एक ब्रैकेट में, वाई माइनस वाई बार को माइनस माइनस मैंने बाहर कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस जब मैंने कॉमन लिया है तो यहाँ पे ये क्या आएगा, वाई हेड पहले, और ये भी माइनस हो जाएगा माइनस वाई हेड बार। तो अगर इसको मैं डेविएशन फॉर्म में लिखूँ तो आपको बड़े अच्छे से पता है कि जो चीज़ लिखी हो कैपिटल, जैसे वाई माइनस वाई बार लिखा है तो इसकी डेविएशन फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो ये स्मॉल वाई, और माइनस इसको अगर डेविएशन फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो ये स्मॉल वाई कैप बनेगा। ठीक है, आई होप सो ये स्टेप आपको क्लियर है। डेविएशन आपको बताया हुआ है कि जब आपके पास ओरिजिनल वैल्यूज़ में से आप उसकी मीन वैल्यूज़ माइनस करते हैं तो आप उसको डेविएशन फॉर्म में लिख सकते हैं स्मॉल वाई, और इसी तरह माइनस स्मॉल वाई कैप आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सेपरेट कर रहे हैं, वाई को हमने सेपरेट कर लिया, और ई प्लस वाई हेड, यहाँ पे वाई हेड जो है वो माइनस हो रहा है, इस तरफ जाके हमारे पास ऐड हो जाएगा, इसको हमने ऐसे लिख लिया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ आप स्क्वायर्स करें और सम्स कर लें। स्क्वायर्स और सम्स हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर होता है समेशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, और अगर डेविएशन फॉर्म में लिखें तो ये इक्वल होता है समेशन स्मॉल वाई स्क्वायर। तो वाई हमारे पास सिंपल लिखा है, अगर हम इसको स्क्वायर कर दें, बोथ साइड पर समेशन अप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, अप्लाइंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स एंड देन टेकिंग समेशन भी अप्लाई कर दिया और स्क्वायर भी। तो ये क्या हो गया, समेशन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, और ये बन गया आपके पास समेशन वाई हेड स्क्वायर प्लस समेशन ई स्क्वायर। क्लियर है। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, स्क्वायर के बाद समेशन भी आपने अप्लाई कर दी है। तो अच्छा, एक और चीज़ आपके जहन में आएगा कि अगर हम इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं और ओपन कर रहे हैं तो ये तो आना चाहिए था वाई हेड का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर प्लस 2e वाई हेड, बिल्कुल 2e वाई हेड आना चाहिए था जब आपने समेशन अप्लाई किया। उसका आंसर ये है कि जब आप समेशन अप्लाई करेंगे ई वाई हेड पे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। ये भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि समेशन ई आपको पता है ज़ीरो होता है, समेशन ई एक्स भी ज़ीरो होता है, समेशन ई वाई हेड भी ज़ीरो है, और समेशन ई स्मॉल वाई हेड भी आपके पास ज़ीरो होता है। ये कैसे होती हैं ये प्रॉपर्टीज़, अगर आप इसमें कुछ ओपन करके लिखें कि वाई हेड किसकी इक्वल है, जब आप उसके ऊपर समेशन अप्लाई करेंगे तो आपको पता है डेविएशन का सम ज़ीरो होता है, दैट्स वाई ये पूरी टर्म जो है वो आपके पास ज़ीरो हो जाती है। अच्छा जी, ये आपके पास क्या है, ये तो हमारे पास है जी टोटल सम ऑफ स्क्वायर,
ये जो बीच में टर्म लिखी हुई है, ये जो डेविएशन वाली जिसको हमने वाई हैट लिखा था, ये असल में क्या होता है, ये रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर है। और आपको पता है समेशन ई स्क्वायर किसकी इक्वल है, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर या सम ऑफ स्क्वायर एरर। इसको आप रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर भी कहते हैं या सम ऑफ स्क्वायर एरर भी कहते हैं। अब ये क्या है, ये वो एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर है। एक हमारे पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर था, ये वो पार्ट है जो हमने एक्सप्लेन कर दिया है, जिसको रिग्रेशन एक्सप्लेन कर रही है। और ये वो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सके क्योंकि इन फैक्टर्स को हमने स्टडी ही नहीं किया। तो आई होप सो ये भी बेटा आपको क्लियर होगा कि कैसे हमने टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स की पार्टीशन की है। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर 2 पार्ट में पार्टीशन होगा, एक होगा एक्सप्लेन्ड वेरिएशन और एक होगा अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन में। और बड़े आसानी से हमने इसको कन्वर्ट किया, पहले रेजिडुअल लिखा, फिर वाई बार को हमने ऐड सब्ट्रैक्ट किया और कुछ इसमें स्क्वायरिंग और समेशन अप्लाई करने के बाद हमने बनाया कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर इक्वल है रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर मींस एक्सप्लेन पार्ट के प्लस सम ऑफ स्क्वायर एरर अनएक्सप्लेन पार्ट के। तो आई होप सो ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। बाकी इंशाल्लाह बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। दैट्स एनफ फॉर टुडे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।